यस माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, ये ग्रुप 1 का अपना स्टैंडर्ड है। छोटा सा ही स्टैंडर्ड। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस स्टैंडर्ड? तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहता है ये स्टैंडर्ड, देयर इज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उसका डेफिनेशन देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे फटाफट। कंपोनेंट्स ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में एक लास्ट कंपोनेंट जो हम बोलते हैं, जो है हमारा exchange rate fluctuations to the extent which is regarded as adjustment to interest cost. Type of borrowing. Commence capitalization. Suspend capitalization. Cease capitalization. Let us begin with this. What is the objective of this accounting standard, my friends? Basic stuff. When to capitalize borrowing cost? And दूसरा, when to expense of borrowing cost. कब कैपिटलाइज करने का बोरोइंग कॉस्ट और कब एक्सपेंस ऑफ कर देने का बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज करने का? इफ इट इज इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग असेट तो कैपिटलाइज होता है। मैं क्वालिफाइंग असेट को शॉर्टकट में लिखेगा QA। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले तो मैं एक डेफिनेशन देता हूं बोरोइंग कॉस्ट का। व्हाट इज अ बोरोइंग कॉस्ट? तो बोरोइंग कॉस्ट is interest cost and other cost directly attributable for construction, production or acquisition of qualifying asset. Borrowing cost is interest cost, बरोबर है? और अदर कॉस्ट को हम कंपोनेंट्स में देख लेंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता, एक्विजिशन नहीं होता ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, तो ये खर्चा भी नहीं होता था बोरोइंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट? क्वालिफाइंग असेट इज एन असेट जो सब्सटेंशियल पीरियड ले लेता है। वेरी गुड। विच नेसेसरली takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale, which necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale, उसको हम क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं। अब सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? मतलब अगर जो असेट को यूज में आने के लिए या तो सेल के लिए सब्सटेंशियल पीरियड रहता है, उसको हम क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं। Substantial period is generally a period of 12 months. Of course, subjective है।
Even a period of more than 12 months or less than 12 months can be considered as substantial period. So qualifying asset is an asset which necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Substantial period is generally a period of 12 months. It is subjective. अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो कंपोनेंट्स ऑफ बोरोइंग कॉस्ट डिस्कस कर लेते हैं. ऑफ कोर्स ऐसे तो 5 कंपोनेंट्स थे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए incidental expenses to borrow, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी, कमीशन पे किया है बोरो करने के लिए, कोई एजेंट था, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू बोरो. दूसरा डिस्काउंट और प्रीमियम इन रिलेशन टू बोरोइंग. नथिंग बट हमने डिबेंचर इश्यू किया, हाँ, वो जो अदर कॉस्ट था ना, उसको मैं कंपोनेंट्स बोलता हूँ. मैंने डिबेंचर इश्यू किया डिस्काउंट पे, 100 का डिबेंचर 90 पे दिया, तो रिडम्शन तो 100 ही करना पड़ेगा. जो 10 रुपीज़ है वो रिडम्शन प्रीमियम, जो 10 रुपीज़ है वो डिस्काउंट है. स्टैंडर्ड बोलता है वो बोरोइंग कॉस्ट ही तो है. मैंने 100 का डिबेंचर आज इश्यू किया, मैं इसको रिडीम करेगा 105 में, तो 5 रुपीज़ नथिंग बट रेफर्ड एज रिडम्शन प्रीमियम. डोंट यू थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए तो खर्चा ही है. या डिस्काउंट और प्रीमियम इन रिलेशन टू बोरोइंग. थर्ड, exchange rate fluctuations to the extent they are regarded as adjustment to borrowing cost. इसको याद रखना, पैरा 4E of AS 16. इफ यू रिमेंबर AS 11 में स्कोप में ये चीज नहीं आता था, because it is covered here. Exchange rate fluctuations to the extent they are regarded as adjustment to borrowing cost. See my dear students, ये है क्या basically? Nothing but अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगा. तो कितना एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को वी शुड रिगार्ड इट एज बोरोइंग कॉस्ट, और बाकी का शुड बी रिगार्डेड एज एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. तो से फॉर एग्जांपल कोई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ, ये जो अमाउंट है इसमें से थोड़ा पार्ट को मैं बोरोइंग कॉस्ट बोलता हूँ और थोड़ा पार्ट है इस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो AS 11 में कवर होता है, और ये जो बोरोइंग कॉस्ट है वो अपना AS 16 में कवर होते हैं. तो कितना बोरोइंग कॉस्ट है? नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट रेट्स. अपना बुक में क्वेश्चन ही है, लेट मी डू दैट क्वेश्चन सो दैट आपका होमवर्क सेक्शन का पार्ट भी वो हो जाता है. प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क सेक्शन. होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला, शाह बिल्डर्स. देखो फ्रेंड्स, तुमने एक लोन बोरो किया है. शाह बिल्डर्स बोरोड अ सम ऑफ $10 lakh at the beginning of financial year for 14-15 for residential project at LIBOR plus 3%. कहने का मतलब कुछ नहीं, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट. तो जो भी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट रहेगा वो प्लस 3% आई एम रेडी टू गिव. LIBOR plus 3%. The interest is payable at the end of financial year. At the time of availment, the exchange rate was 56. On 31st March, it became 62. If Shah Builders borrowed the loan in India in Indian rupee equivalent, the pricing of the loan would have been 10.5%. एकदम सिंपल. देखो, सबसे पहले तो मैंने लोन लिया, तो मेरा बुक में ऐसा एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन. कितना अमाउंट होगा? कैन आई से इट वाज $10 lakh, और रेट कितना है? 56. या
5,60,00,000। कुछ अमाउंट लिखने का मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, बिकॉज हमको ये सीखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं तुमको कि बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 ये एंट्री होएगा। फिर क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बस लिख देता हूँ टेंशन फ्री, टू बैंक, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, मैं इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे करूँगा, $10 लाख का इंटरेस्ट रेट कितना है, लाइबोर प्लस 3%। लाइबोर कितना है तो क्वेश्चन ने दिया है 1% है, देखो तो कहने से 4% इंटरेस्ट होएगा, लाइबोर 1% प्लस 3% इंटरेस्ट 4%, और जब मैं पे करेगा तो इंटरेस्ट अपना एक्सचेंज रेट है 62। सो $10 लाख का 4% इंटू 62, दिस गिव्स मी 24.8 lakhs। ये तो एकदम सिंपल था, दिस वुड हैव बीन देन एट एंड ऑफ ईयर 1, इंटरेस्ट पे किया। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, हमको ही हमारा फॉरेन करेंसी लोन है, इसको क्लोजिंग रेट पे लेके जाना है, 56 है उसको 62 पे लाना पड़ेगा। तो 56 को 62 पे लाना है तो व्हाट विल हैपन, नथिंग बट टू फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट, 52 को 56 पे लाना है, सॉरी 56 को 62 पे लाना, मतलब 6 रुपये से बढ़ाना है। मतलब कहने से मुझे मेरा लोन अमाउंट 60 लाख से बढ़ाना पड़ेगा ना, दैट इज नथिंग बट 10 लाख US डॉलर्स इंटू 62 माइनस 56। अभी ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो हुआ है उसका रीजन क्या है, तो समथिंग इज बोरोइंग कॉस्ट, समथिंग इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो कितना अमाउंट को बोरोइंग कॉस्ट मानने का जो AS 16 कवर करेगा, और कितना अमाउंट को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मानने का जो AS 11 कवर करेगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ डिफरेंस फाइंड करने का दोनों इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इफ लोन टेकन इन इंडिया, अगर तुम अपना देश से भारत में अपना लोन अपन लेते थे तो अपने को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, सो कैन आई से इट इज नथिंग बट 10 लाख इंटू वही रेट 560 लाख ही आता था। 560 लाख पे इंडिया का इंटरेस्ट रेट कितना था, 10.5%, सो इट वुड हैव बीन 58.8। इंटरेस्ट कितना एक्चुअली पे किया, हाउ मच इंटरेस्ट डिड यू पे एक्चुअली, 24.8। सो 54.8 माइनस 24.8 माय डियर, ये मेरा है इंटरेस्ट सेविंग्स, कितना 34। तो 60 लैक्स में से 34 लैक्स को मैं बोरोइंग कॉस्ट मानेगा, ये जितना भी मेरा इंटरेस्ट सेविंग है उसको हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे 34 लैक्स, और रिमेनिंग 26 लैक्स को हम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, मतलब जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है उसमें से थोड़ा पार्ट इज बोरोइंग कॉस्ट। तो ये हमारा AS 16 कवर करता है। क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो यही चीज था, तो डिफरेंस बिटवीन दिस इज 34 lakhs, therefore 34 lakhs will be considered as borrowing cost, and thus the total borrowing cost will be 58 plus 24.80। चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू, ये हो गया मेरा कंपोनेंट्स ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, जिसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, पैरा 4E, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस टू द एक्सटेंट ऑफ they are regarded as adjustment to borrowing cost। Now type of borrowing, तो उसमें स्टैंडर्ड अपने को दो पार्ट बोलता है, either it is specific borrowing या तो वो जनरल बोरोइंग। व्हाट इज स्पेसिफिक बोरोइंग माय डियर स्टूडेंट्स, तुमने लोन लिया है एक्सक्लूसिव फॉर अ क्वालिफाइंग असेट, यू हैव टेकन अ लोन एक्सक्लूसिवली फॉर अ क्वालिफाइंग असेट, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। जनरल बोरोइंग बोले तो सर हमने सब पर्पस के लिए लोन लिया, उसमें से वन ऑफ द पर्पस इज जनरल पर्पस, वन ऑफ द पर्पस इज क्वालिफाइंग असेट, काइंडली रेक्टिफाई। मैंने लोन एक्सक्लूसिवली क्वालिफाइंग असेट के लिए लिया, स्पेसिफिक बोरोइंग। तो जो भी तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट है वो पूरा का पूरा कैपिटलाइज होता है, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड विल बी कैपिटलाइज।
whatever borrowing cost is incurred, that will be capitalized. जनरल बोरोइंग क्या है? व्हाट इज जनरल बोरोइंग? सर ये एक लोन लिया है, वो वर्किंग कैपिटल में भी यूज करता, हम लोग मशीनरी खरीदा, या तो जो भी नॉन क्वालिफाइंग असेट में भी यूज करता और क्वालिफाइंग असेट में जनरल पर्पस है। तो वहां पे बोरोइंग कॉस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन रेट। मल्टीपल बोरोइंग्स भी हो सकता है, हाँ, अलग अलग टाइप के असेट तो मैं रेशियो में भी ले सकता है, बट स्टैंडर्ड बोलता है कैपिटलाइजेशन रेट के हिसाब से। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं है अब अपन करते ज़्यादा, लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट जब मल्टीपल बोरोइंग होता है तो अपन करते। क्वेश्चन नंबर 2 था एक अपना बुक में, मल्टीपल लोन्स था। तो ये कैपिटलाइजेशन रेट कैसे फाइंड करने का? नथिंग बट borrowing cost incurred divided by average loan funds outstanding into 100. Borrowing cost incurred into average loan funds outstanding, of course during the year. इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। क्लियर? हाँ, अभी से फॉर एग्जांपल मैंने 500 का लोन लिया है और मैंने यूज़ किया क्वालिफाइंग असेट के लिए और अदर्स के लिए 300 और इधर 200, तो कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का? तो ये 12% लोन है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है 60, वो 60 को रेशियो में लेके जाते हैं एग्जाम में, 60 इंटू 3/5 एंड 60 इंटू 2/5। 12% लोन, 500 का 12%, 60, वो 60 को 3:2 का रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बट ऑब्वियस ये तभी पॉसिबल होता है, ये इजी वे है, रादर देन गोइंग फॉर फाइंडिंग आउट द कैपिटलाइजेशन रेट एंड अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन। ये सब करने का मतलब जब सिंगल लोन ही है, मल्टीपल लोन होता है तो कंपलसरी कैपिटलाइजेशन रेट यूज करना पड़ता था। You have a single loan, so that is not required only. You can just do division, what we did in question number 1 in the classwork section. ठीक है, let me proceed further my dear students, and that is कब चालू करने का commence। borrowing cost को capitalize करना कब चालू करने का? तो 3 conditions fulfill होता है, याद आया तुमको? कब borrowing cost is incurred, very good। दूसरा क्या था? capital expenditure in relation to qualifying asset is incurred and activities are ready, or I can say activities to prepare asset are in process। वो टेक्निकल एक्टिविटी भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। फिर आया था सस्पेंड कैपिटलाइजेशन। व्हेन शुड आई सस्पेंड कैपिटलाइजेशन? तो अवॉइडेबल रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, इसमें कंटिन्यू। अवॉइडेबल है तो कहने से सस्पेंड करो, जैसे कि देयर वाज एन एक्सीडेंट और उसके कारण हमारा काम रुक गया 2 महीना के लिए, तो 2 महीने का जो भी इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज नहीं करने का, उसको पीएल में लेके जाने का। लेकिन अनअवॉइडेबल है कि जैसे सर हाई सीज और सी वाटर बढ़ जाता है ड्यूरिंग हाई टाइड्स, हाई टाइड है तो सी लेवल बढ़ गया, तो उस टाइम पे जो भी बोरोइंग कॉस्ट होता है उसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देने का, कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन, बिकॉज ये सबके साथ होता है। उसके बाद था सीज कैपिटलाइजेशन, कब बंद करने का?
सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया ना असेट, तब when the asset is substantially complete, then we have to cease or I can say stop capitalization of borrowing cost. उस टाइम से borrowing cost का capitalization नहीं होगा. Clear my dear students? चलो, this is all about your accounting standard number 16. हाँ, इसमें हम लोग एक होमवर्क सेक्शन का सम कर डाला. अब एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं. And 25th April 2010, NIL Limited obtained a loan from bank for 70 lakhs to be utilized as under construction of factory shed, purchase of machinery, working capital, advance for purchase of truck. In March 2011, construction of shed was completed and machinery installed. Delivery of the truck was not received. Total interest charged by the banks for the year ending on 31st March 11 was 12 lakhs. Show the treatment of interest अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. देखो फ्रेंड्स, कैन आई से ये मेरा क्वालिफाइंग असेट है. दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. एंड एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है. एक जगह पे आंसर ऐसा क्वालिफाइंग असेट दिया गया था, बट इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. आई रिपीट, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक ये क्वालिफाइंग असेट नहीं होता है. अब मैंने लोन कितने का लिया? 70 लैक्स का. इसका टोटल भी देखेगा ना फ्रेंड्स 70 है, इसलिए अपन प्रोपोर्शन में सीधा का सीधा बिठा देते हैं इसको 70. नाउ खर्चा कितना हुआ? 12 लाख. 12 लैक्स इंटू 28/70, 12 लैक्स इंटू 21/70, 12 लैक्स इंटू 14/70 और इधर आएगा 12 लैक्स इंटू 7/70. ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक अ कॉलमनर वे. अभी 12 लैक्स कितना था? 4.8. ठीक है. बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा? 4.8. तो बाकी का मेरा एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा विच विल बी 7.2 का टोटल. ये तीनों का मिला के. एग्जाम ऐसे तीनों का मिला के नहीं करेगा, ईच का अलग अलग करके देने का. ये तो अपन रिवाइज कर रहे, तो फटाफट पॉइंट्स को देख लेते हैं. देखो ऐसा, हाँ, क्वालिफाइंग असेट, यस, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ. चलो सेम क्वेश्चन वैसा ही. सी फ्रेंड्स, हियर RBM obtained a term loan from bank for 320 lakhs to be utilized for construction of factory shed. Qualifying asset. Purchase of machinery, not a qualifying asset. 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 ये कोई भी qualifying asset नहीं है, because none of them takes substantial period of time. एंड देखो तुम्हारा लोन है 320 का, इसका टोटल अगर 320 है तो हम सीधा का सीधा प्रोपोर्शन कर सकते हैं. इस 320 तो कितना कैपिटलाइज होएगा? 40 लाख इंटू 240 डिवाइडेड बाई 320. यस, सो 30 will be capitalized and of course the remaining amount will be expensed off. खत्म हो गया 10. ये सबका टोटल. बस इतना ही करना है माय डियर स्टूडेंट्स, और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें रिवीजन में. सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, पैरा 4E, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज adjustment to borrowing cost. So my dear students, let us end up the revision of accounting standard 16. Thank you very much. Bye bye.